नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के असर की। जून 2025 में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ 12 दिनों का युद्ध केवल सैन्य या राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसका पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के दौरान हवाई हमले, मिसाइल हमले और ऊर्जा ढांचे पर हमलों से हवा, पानी, मिट्टी और समुद्री जीवन को भारी नुकसान हुआ। एक्सपर्ट के अगर हम मान लें तो एक्सपर्ट के अनुसार भले ही यह संघर्ष केवल 12 दिनों तक चला, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव कई दशकों तक महसूस किए जा सकते हैं। इस युद्ध में मुख्य लक्ष्य सैन्य ठिकाने, न्यूक्लियर सुविधाएं, ऑयल रिफाइनरी और गैस फील्ड थे। इन स्थानों पर हुए हमलों से आग, जहरीला धुआं और खतरनाक रसायनों का रिसाव हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को प्रभावित किया। आधुनिक युद्ध केवल विस्फोटों तक सीमित नहीं होता है। जब तेल रिफाइनरी, गैस प्लांट, बिजली संयंत्र या न्यूक्लियर साइट्स पर हमला होता है तो इससे बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन और प्रदूषक निकलते हैं। 2025 के संघर्ष में भी ऐसा ही हुआ। हमलों के कारण तेल भंडारण टैंक, गैस संयंत्र और औद्योगिक ढांचे नष्ट हो गए। इससे भारी मात्रा में धुआं, जहरीली गैसें और औद्योगिक कचरा वातावरण में फैल गया। इसके अलावा इमारतों के ढहने से धूल में भारी धातुएं और बहुत सारे विषैले पदार्थ मिल गए, जो मिट्टी और पानी में जमा हो सकते हैं। युद्ध के दौरान तेल डिपो और रिफाइनरी में लगी आग से भारी मात्रा में प्रदूषण फैला। उदाहरण के लिए तेहरान के पास तेल भंडारण स्थलों पर हमलों से लगभग 19.5 मिलियन लीटर ईंधन नष्ट हुआ, जिससे हजारों टन ग्रीन हाउस गैसें और सैकड़ों टन प्रदूषक हवा में फैल गए। इस धुएं में पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य विषैले रसायन शामिल थे। ऐसे प्रदूषक सांस की बीमारियों, हृदय रोग और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। युद्ध के दौरान कुछ न्यूक्लियर सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। हालांकि परमाणु विस्फोटों जैसा कि विकिरण नहीं हुआ, लेकिन इन साइट्स में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 जैसी गैसें, जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं, जब यह गैस हवा में फैली, वातावरण में फैलती है तो यह रासायनिक रूप से बदलकर बहुत जहरीले यौगिक बना लेती है, कंपाउंड बना सकती है, जो फेफड़ों, किडनी और पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं। अगर ये पदार्थ मिट्टी या पानी में मिल जाएं तो वे सालों तक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। युद्ध के दौरान हजारों सैन्य उड़ानें, मिसाइल प्रक्षेपण और ऊर्जा ढांचे में लगी आग से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकली। उदाहरण के लिए तेल और गैस सुविधाओं पर हमलों से गैस जलने और लीक होने की घटनाएं हुई, जिससे लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें वातावरण में फैल गईं। इससे जो ग्लोबल जलवायु परिवर्तन की समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। जहरीले धुएं और प्रदूषण का सीधा असर इंसानों की सेहत पर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों में सांस लेने में परेशानी, अस्थमा, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा युद्ध के दौरान सीवेज और पानी की व्यवस्था क्षतिग्रस्त होने से जल जनित रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये जो सिचुएशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। युद्ध के कारण खेतों और प्राकृतिक वनस्पति को भी नुकसान हुआ है। आग और रासायनिक प्रदूषण के कारण मिट्टी में भारी वस्तुएं और विषैले यानी जहरीले पदार्थ जमा हो सकते हैं। जब मिट्टी दूषित हो जाती है तो उसकी उर्वरता कम हो जाती है और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पहले से ही पानी और खेती की समस्या है। युद्ध के दौरान तेल टैंकरों और ऊर्जा ढांचे पर हमलों से युद्ध में तेल फैलने का खतरा भी बढ़ गया। इससे समुद्री जीवों, मछलियों और कोरल रीफ को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा औद्योगिक रसायन और तेल के समुद्र में मिलने से समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है, जिसका असर मछली उद्योग और तटीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
अगर हम एक्सपर्ट की राय माने तो कि युद्ध का जो पर्यावरणीय असर है वो कई सालों तक बना रहता है, दशकों तक बना रहता है। मिट्टी और पानी में जमा जहरीले जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे जो है तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा युद्ध से उत्पन्न मलबा और औद्योगिक कचरा साफ करने में भी कई साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए तेहरान में ही युद्ध के बाद लगभग 1,50,000 टन मलबा जमा हो गया था, जिसकी सफाई और निपटान एक बड़ी चुनौती है। मिडिल ईस्ट का इलाका पहले से ही जलवायु और परिवर्तन, पानी की कमी और मरुस्थलीकरण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में अगर फिर से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले, तेल और गैस संयंत्रों पर हमले या समुद्री टकराव होते हैं तो इससे तेल रिसाव, जहरीली धुएं और औद्योगिक प्रदूषण की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसका असर केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की हवा, समुद्र और जल संसाधनों का प्रभावित कर सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करना, पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना और युद्ध के बाद पर्यावरण की बहाली पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल संघर्ष हमें यह समझाता है कि आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों और सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है, इसका असर पर्यावरण, जलवायु और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। 2025 के 12 दिनों की युद्ध ने यह दिखा दिया कि थोड़े समय का संघर्ष भी दशकों तक चलने वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर भविष्य में ऐसे संघर्ष दोबारा होते हैं तो उनके परिणाम और भी व्यापक हो सकते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरूरी है कि वो युद्ध के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के नियमों को मजबूत करे और युद्ध के बाद पर्यावरण की बहाली पर ज्यादा ध्यान दें। जय हिंद। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की आंच जो है अब खाड़ी के देशों तक आ चुकी है। हम रोज देखते हैं ड्रोन से बॉम्बिंग हो रही है, रिफाइनरीज को उड़ाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाया गया है, मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रही, बिल्डिंग्स में आग लग रही, बिल्डिंग गिराई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो है ह्यूमन लाइफ तो पेरिश हो ही रही है, जिसका कोई अंदाजा, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये सिर्फ एक सैन्य शक्ति या पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन या पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, इसका पर्यावरण के ऊपर बहुत गंभीर खतरा पैदा होने वाला है। क्योंकि जब भी डिस्ट्रक्शन होती है, बॉम्बिंग होती है और जब भी रिफाइनरीज में आग लगती है तो आग के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM 2.5 ये सारे डिस्चार्ज तो होते ही हैं। साथ में जो ऑयल बह के समुद्र में भी जाता है, ग्राउंड लेवल पे भी आता है, नदियों में भी जाएगा। तो कुल मिला के ये सारा जो डिस्चार्ज है ये वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है, जैसे अस्थमा, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज। क्योंकि आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इन बीमारियों से ग्रसित है प्रदूषण की वजह से। तो उस प्रदूषण में इस लड़ाई का कितना कंट्रीब्यूशन होगा हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जब ऑयल समुद्र में डिस्चार्ज होगा तो उससे मैरिन लाइफ, मछलियों के मरने का तो खतरा है, ये कोरल रीफ के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। और जैसे ही ये ग्राउंड वाटर सरफेस में जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट करेगा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट करेगा तो ये खेती के ऊपर असर करेगा, खेती के ऊपर डस्ट का भी असर आएगा, जिससे फूड क्वालिटी, क्रॉप पैटर्न ये सब बदलेंगे। तो आने वाले दिनों में कुल मिला के कितना प्रदूषण होगा, कैसा प्रदूषण होगा, कब तक ये ठीक होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसको ठीक करने में शायद डिकेड्स लग जाएंगे। अगर आप देखें कि जितनी CND वेस्ट आज की डेट में जनरेट हुई है ये 5-6 दिनों की लड़ाई में, वो CND वेस्ट कैसे डिस्पोज ऑफ होगी? अब उसकी जगह रिकंस्ट्रक्शन होगी। रिकंस्ट्रक्शन के लिए आयरन भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, सैंड भी चाहिए, तो माइनिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। माइनिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसका फिर प्रदूषण के वातावरण पे असर होगा। तो एक विशियस साइकिल में हम सब फंस गए हैं और पॉलिटिशियंस को, राजनीतिज्ञों को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है
कि वो पर्यावरण के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, मानवता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, और इसको ठीक करने में कितने डिकेड लग जाएंगे और आने वाली जनरेशन का क्या होगा, ये समझना और चेतना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। और लड़ाई सिर्फ इसीलिए नहीं रुकनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है या पॉलिटिकल माइलेज या लोग मर रहे हैं। लड़ाई इसलिए भी रुकनी चाहिए कि पर्यावरण के ऊपर इसके गंभीर खतरे हैं।